उपभोक्ता का इष्टतम चयन। यहाँ इष्टतम चयन का इंग्लिश अर्थ होगा ऑप्टिमल चॉइस। तो इष्टतम चयन में क्या होता है कि उपभोक्ता अच्छे जो अच्छा होता है उसका वो चयन करता है, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल हो, जो उसके पक्ष में ज़्यादा हो। तो ये चीज़ समझेंगे। देखिए, बजट सेट में वे सभी बंडल शामिल हैं जो कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। देखिए, बजट सेट में वे सारे सेट होते हैं शामिल, वे सभी बंडल शामिल होते हैं जिसके जो बंडल उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ता अपने बजट सेट में से उपभोग बंडल का चयन कर सकता है। जी हाँ, उपभोक्ता जो है अपने बजट सेट में से उपभोग बंडल का चयन कर सकता है, परंतु वह उपलब्ध बंडलों में से अपने लिए उपभोग बंडल का चयन किस आधार पर करता है। ये पहला प्रश्न उठता है कि उसके पास जितने भी बंडल उपलब्ध हैं उनमें से उपभोग बंडल का चयन वो किस आधार पर कर सकता है। अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार अगर हम चलें तो अर्थशास्त्र में ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता जो है उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का जो चयन करता है अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। यह सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। यह स्पष्ट रूप से ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। वो किन्हीं दो बंडलों की तुलना कर सकती है। उपभोक्ता क्या कर सकता है? किन्हीं दो बंडलों की तुलना कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो दो बंडलों में से किसी एक को अधिमान दे सकता है, किसी एक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकता है, या उसके तटस्थ रहता है, यानी कि दोनों के बीच में नज़दीक में रहता है। पिछले दो भागों में हमने उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट के विषय में चर्चा की थी। अगर हम बात करें पिछले दो भागों में तो उसमें किस चीज़ का चर्चा हुआ है? पिछले दो भागों में उपभोक्ता के लिए जो उपलब्ध बंडल के सेट के विषय में चर्चा हुई थी और उसके इन बंडलों की अधिमानता के विषय में बताया गया था कि वो इन बंडलों में से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। इसके बारे में भी बताया गया था कि किस बंडल का वो चुनाव करती हैं। अर्थशास्त्र में सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता युक्तिशील व्यक्ति होता है। देखिए, अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता जो होता है वो युक्तिशील व्यक्ति होता है, मतलब जिसको सोच विचार करने का क्षमता होती है, उसको ये लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, इस चीज़ की जानकारी होती है। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है कि उपभोक्ता को क्या समझता है ना, युक्तिशील व्यक्ति। युक्तिशील व्यक्ति को स्पष्टतः यह जानकारी होती है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, तथा किसी भी दी हुई स्थिति में वो सदा इसका प्रयास करता है कि वो अपने लिए सबसे अच्छे ही प्राप्त करे। देखिए, युक्तिशील व्यक्ति क्या होता है? युक्तिशील व्यक्ति को स्पष्ट ये जानकारी होती है कि उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या बुरा है, तथा किसी भी दी हुई स्थिति में उसका सदा ये प्रयास रहता है कि वो अपने लिए हमेशा अच्छे को ही प्राप्त करे। अतः उपलब्ध बंडलों के सेट के लिए न केवल एक उपभोक्ता के पास सुस्पष्ट अधिमान होता है, अपितु वो अपने अधिमानों के अनुसार कार्रवाई भी करता है। अपने अधिमानों के अनुसार वो कार्य भी करता है। युक्तिशील उपभोक्ता अपने लिए उपलब्ध बंडलों में से सदा वही बंडल चुनता है जिसे वह सर्वाधिक अधिमानता देता है। बिल्कुल, युक्तिशील उपभोक्ता जो होता है उसके पास जितने भी बंडल उपलब्ध हैं वो सदा उन बंडलों में से उसी बंडल को चुनता है जिसको वो सबसे अधिक अधिमानता देता है।
पिछले भागों में यह देखा गया था कि बजट सेट उन बंडलों के बारे में बताता है जो उपभोक्ता को उपलब्ध हैं। देखिए, अगर हम बात करें पिछले भागों से, तो पिछले भागों में हम लोग देख चुके हैं कि बजट सेट उन बंडलों के बारे में बताता है जो उपभोक्ता को उपलब्ध होते हैं, तथा उपलब्ध बंडलों के बारे में उसके अधिमान प्रायः अधिमान मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, जितने भी बंडल उपलब्ध हैं उपभोक्ता के पास और उसका क्या अधिमान है, उसका क्या प्रेफरेंस है, तो उसके अधिमान को प्रायः अधिमान मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः उपभोक्ता की समस्या को निम्न रूप से तब वर्णित किया जा सकता है। किस तरह उसकी समस्या को वर्णित करेंगे? देखिए, युक्तिशील उपभोक्ता की समस्या यह होती है कि वो अपने उपलब्ध बजट सेट को देखते हुए, उसके पास जो उपलब्ध बजट सेट है उसको देखते हुए संभावित उच्चतम अधिमान वक्र के बिंदु पर कैसे पहुंचे। उसके जो संभावित उच्चतम, जो ज़्यादा से ज़्यादा मान वाले उच्चतम अधिमान वक्र के बिंदु पर कैसे पहुंचे, ये समस्या होती है युक्तिशील उपभोक्ता को। अब हम लोग समझेंगे विस्थापन की सीमांत दर तथा कीमतों के अनुपात में समानता। तो देखिए, उपभोक्ता का इष्टतम बंडल, उपभोक्ता का जो इष्टतम बंडल ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा किसी एक अधिमान वक्र को स्पर्श करती है। जी देखिए, उपभोक्ता का जो इष्टतम बंडल जो होता है ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा जो होती है किसी एक अधिमान वक्र को स्पर्श करती है, यानी कि स्पर्श करती है, यानी कि टेंजेंट बनाती है। यदि बजट रेखा अधिमान वक्र के किसी बिंदु को स्पर्श करती है, देखिए, अगर बजट रेखा किसी अधिमान वक्र को किसी एक बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है, तो अधिमान वक्र की प्रवणता का निरपेक्ष कीमत, अधिमान वक्र की प्रवणता का निरपेक्ष कीमत और बजट रेखा जो कि कीमत अनुपात बताएगा का निरपेक्ष कीमत उस बिंदु पर एक समान होंगे। जब देखिए ध्यान से, अधिमान वक्र की जो प्रवणता का जो निरपेक्ष कीमत और बजट रेखा का जो निरपेक्ष कीमत उस बिंदु पर क्या होगा, जहां पर स्पर्श किया है, वो समान होगा। हम पहले ही यह विचार कर चुके हैं कि अधिमान वक्र की प्रवणता उस दर को व्यक्त करती है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने के लिए तैयार है। यानी कि अधिमान वक्र की जो प्रवणता होती है, अधिमान वक्र की जो स्लोप होती है, उस दर को बताता है जिस दर पर एक उपभोक्ता क्या करता है, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को लेने के लिए तैयार होता है। बजट रेखा की प्रवणता का दर, अब हम लोग बात करेंगे बजट रेखा की प्रवणता। तो बजट रेखा की प्रवणता जो होती है वह दर है जिस पर उपभोक्ता बाजार में एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने में सक्षम होता है। इष्टतम बिंदु पर दोनों ही दर एक जैसी होनी चाहिए। देखिए, अगर वो इष्टतम बिंदु पर है तो वो दर दोनों ही एक जैसी होनी चाहिए। इसका कारण जानने के लिए एक ऐसे बिंदु को ले जहां ऐसा नहीं है। देखिए, अब हम लोग इसको जानना चाहते हैं कि वो एक बिंदु पर होनी चाहिए, तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे बिंदु को लेते हैं जहां पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए ऐसे बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर 2 है। देखिए, मान लेते हैं एक बिंदु जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर 2 है और यह भी मानते हैं कि दोनों वस्तुओं की कीमत एक जैसी है। दोनों वस्तु की जो कीमत जो है वो कैसी है ना, एक जैसी है। इस बिंदु पर यदि उपभोक्ता को केले की एक अतिरिक्त इकाई दे दी जाए तो वह उसके बदले आम की 2 इकाइयां छोड़ देने के लिए तैयार है।
लेकिन वह बाजार में आम की केवल 1 इकाई देकर ही केले की एक अतिरिक्त इकाई खरीद सकती है। देखिए, अगर दोनों वस्तुओं की कीमत एक जैसी है तो उपभोक्ता क्या करेगा, आम की 1 इकाई देकर ही वो केले की अतिरिक्त इकाई खरीद सकती है। इसलिए अगर वो केले की एक अतिरिक्त इकाई खरीद लेती है तो वह इस बिंदु द्वारा प्रदर्शित बंडल की तुलना में दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त कर सकती है। देखिए, एक आम के लिए वो मात्र अब क्या करेगा, एक ही वस्तु का वो देना पड़ेगा, एक ही वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अब उसको दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा को वो प्राप्त कर सकता है यदि दोनों वस्तुओं की कीमत एक जैसी है, और इस प्रकार अपने अधिमानित बंडल को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो सकती है। और इस प्रकार क्या होगा कि उपभोक्ता जो है अपने अधिमानित बंडल की तरफ बढ़ने लगता है। अतः जिस बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर हो तो कीमत अनुपात इष्टतम बिंदु नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए ये बिंदु अब वहां से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि वो अब दूसरे अधिमानित बंडल की ओर प्राप्त करेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर विस्थापन की दर अधिक हो तो कीमत अनुपात इष्टतम बिंदु नहीं ले सकता। विस्थापन की सीमांत दर जिस जिस बिंदु पर कीमत अनुपात से कम हो, देखिए अभी तो हम लोगों ने देखा कि जिस बिंदु पर विस्थापन की दर अधिक होती है वहाँ पर इष्टतम कीमत का जो अनुपात जो है इष्टतम बिंदु नहीं ले सकता। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि जहाँ पर विस्थापन की दर कम हो, विस्थापन की दर जिस बिंदु पर कीमत अनुपात से कम हो तो क्या उसके विषय में क्या होगा। तो देखिए, विस्थापन की सीमांत दर जिस जिस बिंदु पर कीमत अनुपात से कम हो उसके विषय में ही तर्क स्वीकार किया जा सकता है। मतलब इस पर भी तर्क होती है कि यदि विस्थापन की दर जिस जिस बिंदु पर कीमत अनुपात से कम हो तो वहाँ कैसी होगी। यदि ऐसा बिंदु कोई है तो वो कहाँ स्थित होगा, वो इष्टतम बिंदु हमें कहाँ पर प्राप्त होगी। तो देखिए, इष्टतम बिंदु बजट रेखा पर स्थित होगा। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु इष्टतम नहीं हो सकता। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु की तुलना में बजट रेखा पर हमेशा कोई ऐसा बिंदु होता है जिसमें दोनों वस्तुओं में से कम एक की मात्रा अधिक होती है तथा दूसरी की मात्रा भी कम नहीं होती। देखिए, बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु की तुलना हम करते हैं बजट रेखा पर कोई बिंदु है तो बजट रेखा पर हमेशा कोई ऐसा बिंदु होता है जिसमें दोनों वस्तुओं में से कम एक की मात्रा अधिक होती है तथा दूसरी की मात्रा भी कम नहीं होती। अतः उपभोक्ता एक दिष्ट अधिमानों वाले इसी बिंदु को अधिमानता देता है। अगर देखिए उपभोक्ता एक दिष्ट अधिमान को लेके चले तो वो इसी बिंदु को यानी कि बजट रेखा पर जो बिंदु है उसे ही अधिमानता देगा, उसे ही प्रीफरेंस देगा। अतः यदि उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट हो तो बजट रेखा से नीचे किसी भी बिंदु पर कोई ऐसा बिंदु होता है, अगर कोई ऐसा बिंदु होता है जिसे उपभोक्ता अधिमानता देता है, बजट रेखा से ऊपर स्थित बिंदु उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होते। इसलिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा पर स्थित होता है। बजट रेखा पर इष्टतम बंडल कहाँ स्थित होगा। देखिए, अब समझते हैं कि एक बजट रेखा में इष्टतम बंडल कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए, जिस बिंदु पर बजट रेखा केवल अंधिमान वक्रों में से किसी एक को स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर बजट रेखा केवल अंधिमान वक्रों में से किसी एक को स्पर्श करती है वही इष्टतम होगा। वही क्या होगा,
वो बिंदु इष्टतम होगा जहाँ पर अंधिमान वक्र को बजट रेखा स्पर्श करता है। यह देखने के लिए कि ऐसा क्यों है, देखिए हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो ध्यान दीजिए कि बजट रेखा पर कोई भी बिंदु, बजट रेखा पर कोई भी बिंदु किसी नीचे वाले अंधिमान वक्र पर स्थित होता है और इस प्रकार वो क्या होगा, तो निम्न स्तरीय होता है। ध्यान दीजिए कि बजट रेखा पर कोई भी बिंदु उस बिंदु को छोड़कर जिस पर अंधिमान वक्र को छूता है, उसको छोड़ के अगर कोई भी बिंदु लेते हैं तो किसी नीचे वाले अंधिमान वक्र पर स्थित होता है और इस प्रकार वो क्या होता है, वो निम्न स्तरीय होता है, निचले स्तरीय का होता है। अतः ऐसा एक बिंदु क्या कहलाएगा, तब उपभोक्ता का इष्टतम नहीं हो सकता। वो बिंदु उपभोक्ता का इष्टतम नहीं हो सकता क्योंकि वो निम्न स्तरीय है। इष्टतम बंडल बजट रेखा के ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा अंधिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय हो। अब हम लोग रेखाचित्र 2.12 की सहायता से ये प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु कहाँ पर होता है। तो देखिए रेखाचित्र 2.12, ठीक है, में उपभोक्ता के इष्टतम को प्रदर्शित किया गया है। मतलब यहाँ पर उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु को, इष्टतम कहाँ पर बंडल होगा, इसको दिखाया गया है। देखिए x1 स्टार x2 स्टार, देखिए x1 स्टार x2 स्टार पर बजट रेखा काले रंग वाले अंधिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय। देखिए यहाँ पर ये काला जो अंधिमान वक्र है, देखिए वहां पर देखिए ये बजट रेखा उस पर स्पर्श रेखीय है। ध्यान देने वाली जो पहली बात है वो यह है कि जो अंधिमान वक्र बजट रेखा को केवल स्पर्श करता है वो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट सेट की दृष्टि से सर्वोत्तम अंधिमान वक्र है। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, जो ध्यान देने वाली बात होती है कि जो अंधिमान वक्र, देखिए काला वाला जो है अभी, जो अंधिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श करती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काला वाला जो लंबा, ये जो बजट रेखा है, इस बजट रेखा को ऊपर का जो काला वाला अंधिमान वक्र है वही स्पर्श करता है। तो जो अंधिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है वह उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट सेट की दृष्टि से सर्वोत्तम अंधिमान वक्र है। अब देखिए इससे ऊपर के अंधिमान वक्रों पर स्थित बंडल, जैसे इसको ऊपर में देखिए यहाँ पर जो सिलेटी रंग का जो है, इससे ऊपर के अंधिमान वक्रों पर स्थित बंडल सिलेटी वाले की तरह उपभोक्ता की सामर्थ्य से बाहर, देखिए ये जो बंडल जो है जो उपभोक्ता के लिए पक्ष में नहीं है। इससे नीचे के अंधिमान वक्रों पर स्थित बंडल, अगर हम बात करेंगे ये नीले वाले जो अंधिमान वक्र है उस पर अगर कोई बंडल स्थित है, यानी कि नीचे के अंधिमान वक्रों पर स्थित बंडल, यानी कि नीले की तरह, अगर हम नीला तरह की बात करें तो उन बिंदुओं से निश्चित रूप से निम्न स्तरीय होते हैं जो बजट रेखा को स्पर्श करने वाले अंधिमान वक्रों पर स्थित है। देखिए ध्यान से, जो बंडल मेरा ये जो काला वाला में होगा उस बंडल से इसमें जो भी बंडल होगा नीला वाला का उससे कम ही होगा, मतलब निम्न स्तरीय का ही होगा। अगर बजट रेखा का दूसरा कोई बिंदु, ठीक है, बजट रेखा का दूसरा कोई बिंदु अगर निचले अंधिमान वक्र में स्थित होता है, देखिए बजट रेखा का दूसरा कोई भी बिंदु, माने इसको छोड़ के बजट रेखा का दूसरा कोई भी बिंदु अगर निचले अंधिमान वक्र में स्थित होता है, नीचे वाले अंधिमान वक्र में स्थित है, तो इस कारण क्या होगा कि x1 स्टार x2 स्टार से वो क्या होगा, निम्न स्तरीय होगा। इसलिए x1 स्टार x2 स्टार उपभोक्ता का इष्टतम बंडल होता है, यानी कि तब कह सकते हैं उपभोक्ता का इष्टतम बंडल क्या होगा तब, x1 स्टार और x2 स्टार।